ओके, हाय एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था रिंग की वजह से। अभी आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क। यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क, इसका ये मतलब है कि अगर आपको इस तरह से रिंग का छोटा सा हिस्सा काट लिया गया है और उसको चार्ज दे दिया आपने कैपिटल क्यू, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है कि अगर इस आर्क को आप आगे बढ़ा के कंप्लीट रिंग बनाते तो उस रिंग का जो सेंटर आता वो कहाँ पे आता, ओ पॉइंट पे आता, और ये इसकी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। ठीक है, सो ये जो आर है, और सपोज आपने जितना आर्क लिया है, चार्ज जहां पे दिया है वो एंगल सेंटर पे कितना बना रहा है, फाई बना रहा है। तो इस सिचुएशन में इस क्यू चार्ज वाले आर्क की वजह से जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान रखना है, दैट इज के क्यू साइन फाई बाय 2 अपॉन फाई आर स्क्वायर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा, या तो ऑप्शंस में CUET का मतलब तो बता रही हूँ, या तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछा जाएगा, या आपको Q की वैल्यू, R की वैल्यू और फाई की वैल्यू देकर और बस पूछा जाएगा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। आर्क लेंथ से आपके पास सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ओके, एक हमारे पास होता है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्क की वजह से कई बार पूछ लिया जाता है। तो डिस्क का मतलब ये होता है, रिंग में तो बीच में कोई पोर्शन नहीं होता है, डिस्क में जो होता है वो पूरा प्लेन में जो होता है वो चार्ज फैला हुआ होता है। तो सपोज आपके पास ये डिस्क है, ओके, यहाँ पर दो पॉइंट होते हैं, एक तो O पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ डिस्क, और एक आपके पास P पॉइंट है जो कि डिस्क की एक्सिस पे दिया हुआ है। और सपोज ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है x, और जो डिस्क है उसकी रेडियस आपको दिया हुआ है r, और इस डिस्क को मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है सिग्मा। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे पूछूं सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो सेंटर पे क्या पॉइंट होगा, सेंटर का मतलब इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि P पॉइंट तक जाने में आपने x डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो अगर आप पीछे आते जाओगे तो सेंटर तक पहुंचते पहुंचते x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो इस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पर मिल जाएगी, और उसमें x की वैल्यू क्या पुट करना है, 0। तो राइट हैंड साइड वाला टर्म में जो सेकंड टर्म है ब्रैकेट के अंदर वो 0 हो जाएगा, एंड यू विल गेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो डिस्क के लिए ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब डिस्क के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन एक डिस्क का करके देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके पास इस तरह से पूछा जाएगा डिस्क से। देखिए, आपको ये कहा जा रहा है कि विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ डिस्क, जिसके पास ब्रैकेट में सिग्मा एंड आर दिया है, तो सिग्मा क्या होगा, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, आर क्या है, रेडियस। तो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ डिस्क आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis at distance root 3r from the center of disk। अब ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, रिड्यूसेस बाय 70.7%, बी ऑप्शन आपके पास है रिड्यूसेस बाय 29.3%, सी ऑप्शन आपके पास है रिड्यूसेस बाय 86.6%, और ऑप्शन डी आपके पास है रिड्यूसेस बाय 13.4%। ये देखिए, अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का आएगा। सो आपके पास देखो एक डिस्क दिया है और उसके ऊपर पूछा जा रहा है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाल ली, ओके, और आपको बताना है कि उसके एक्सिस पे √3r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो सेंटर के कंपैरिजन में कितना % से डिक्रीज हो जाएगा। कुल मिला के आपको क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, देखिए ये डिस्क है, आपको कहा जा रहा है ये सेंटर ऑफ द डिस्क है और ये पॉइंट P है। आपसे कहा जा रहा है कि जो EP की वैल्यू है वो इस EO के कंपैरिजन में कितना % कम होगी। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, आपके पास E0 ज्यादा होगा और EP आपके पास कम होगा। किसके कंपैरिजन में देखना है, E0 के, हमेशा जिसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है उसको डिनोमिनेटर में लिया जाता है। सो चेंज कितने का आया, E0 माइनस EP का हो जाएगा,
और किसके रिस्पेक्ट में देखना है, ओरिजिनल कितना था ई नोट के रिस्पेक्ट में देखना है, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई आपको करना है। सो ये आपके पास आ जाएगा रिडक्शन परसेंटेज। तो हमें ई नोट चाहिए और ईपी चाहिए। सो ई नोट तो हमें पता है सेंटर पे कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम निकाल लेते हैं ईपी। ईपी का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमें क्या पुट करना है, √3r। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 माइनस √3r रूट ऑफ 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विच इज 2r। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये देखिए 1 माइनस √3/2, क्योंकि 4r स्क्वायर बन जाएगा नीचे, 2r हो जाएगा, ये आ जाता आपके पास ईपी। सो परसेंटेज रिडक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, E0 कितना, ये हो जाएगा माइनस ईपी, ये माइनस ईपी डिवाइडेड बाय E0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये टर्म कॉमन आ रहा है सब जगह से, तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 1 प्लस √3/2 मल्टीप्लाई बाय 100। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट 86.6%। तो इतना जो रिडक्शन है पी पॉइंट तक आते आते उसमें हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके ये हमारे पास डिस्क का प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ जनरल प्रॉब्लम्स करते हैं कॉमन, जिसके अंदर कोई सा भी कंसेप्ट आ चुका है, आ सकता है, लेकिन हम सॉलिड स्फेयर, सिलेंडर ये सब नहीं करेंगे क्योंकि ये हम गॉस लॉ में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे इनको पढ़ना आसान पड़ता है। सो जनरल क्वेश्चंस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। देखिए आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, सपोज x इक्वल टू 0 पर ये और ओ पॉइंट आपका इमेजिन करना है आपको, और x इक्वल टू 1 मीटर पे Q चार्ज रखा हुआ है, x इज इक्वल्स टू 2 मीटर पे Q चार्ज रखा हुआ है, देन x इज इक्वल्स टू 4 मीटर पे, 3 पे नहीं रखा हुआ है, x इज इक्वल्स टू 4 मीटर पे Q चार्ज रखा हुआ है, एंड ये आपको एक सीक्वेंस गिवन है। आपसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप देखिए ये सारे चार्जेस पॉजिटिव है, तो सबकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे आएगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये देखो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। सबको हमें ऐड करना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। सो सबसे पहले इस चार्ज की वजह से निकालेंगे, सो KQ अपॉन, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, 1, तो 1 स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड वाले के लिए हो जाएगा 2 स्क्वायर, थर्ड चार्ज के लिए हो जाएगा अपने पास 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, सो अगर यहाँ पे KQ कॉमन ले लिया जाए और स्क्वायर को ओपन कर दिया जाए, तो ये हमारे पास शुरुआती 3 टर्म मिलेंगे, एंड एज यू कैन सी इन्फिनिटी टर्म्स हमारे पास यहाँ पे है। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म का जो सम होता है एस इन्फिनिटी, वो हम जानते हैं कितना होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, और r आपका क्या होता है, रेशियो ऑफ एनी 2 टर्म्स, तो b/a कर दीजिए, राइट। तो आपके पास कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ये रहा 1 है, अपॉन 1 माइनस रेशियो, रेशियो मतलब 1/4 डिवाइडेड बाय 1/1, है ना। ये हमारा बी टर्म हो गया, ये हमारा ए टर्म हो गया, तो रेशियो कितना आ रहा है 1/4, करेक्ट। सो ये आपके पास आ जाएगा 4KQ अपॉन 3, इसका आंसर ये होगा। अब सेम क्वेश्चन में अगर आपके पास ऑल्टरनेट चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव कर दिए जाएं, इसका ये मतलब है सेम क्वेश्चन में अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि O पॉइंट यहाँ पे है, देन आपके पास Q चार्ज है, देन आपके पास माइनस Q चार्ज है, देन आपके पास फिर से Q चार्ज है एंड सो ऑन, और ये x इक्वल टू 0 पे है, ये x इक्वल टू 1 पे है, ये x इक्वल टू 2 पे है, ये x इक्वल टू 4 पे है, सीरीज आपके पास इंफिनिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है O पॉइंट पे। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए हमारे पास सेम चीज वही करेंगे। सबसे पहले एक बार तो करते हैं KQ अपॉन, जब आप 1 के लिए लेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और उसको हम ले लेते हैं सपोज 1 स्क्वायर, और इसकी वजह से फिर टूवर्ड्स द चार्ज होगा, तो ऑपोजिट साइन के साथ आना चाहिए। सो माइनस KQ अपॉन कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर, फिर इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो प्लस KQ अपॉन कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। नेक्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा, वैसे तो नेगेटिव आएगा। सो KQ कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1/4
प्लस 1/16 एंड सोन इनफाइनाइट टर्म्स है। अगेन यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है। ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब है हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस होने से कुछ नहीं होगा, वी विल गेट द सेम थिंग। हमारे पास फॉर्मूला वही लगाना है हमें, a अपॉन 1 माइनस आर। तो a का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर, r आपका होता है b बाय ए। इस बार b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू देखो -1/4 है, b की वैल्यू आपके पास कितना है -1/4, और फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है प्लस में 1/1, तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा -1/4। तो देखो -1/4, बस फर्क सिर्फ इतना ही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4kq/5। तो इस तरह से हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू exert a force on proton equal to its weight at sea level is given by अल्फा इंटू 10⁻⁻7 वोल्ट पर मीटर। अपन को बताना है अल्फा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन आप में आपको गिवन है, जी की वैल्यू आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू आपको लेना है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपको जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब ये क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ प्रोटॉन इक्वल टू इट्स वेट एट सी लेवल। इसका मतलब है कि एक प्रोटॉन यहाँ पे रखा हुआ है, इसके ऊपर इसके वेट के बराबर, वेट कितना होता है, वेट हमेशा होता है mg। तो हमें ये कहा जा रहा है कि इस प्रोटॉन के ऊपर mg वेट के बराबर, यानी इतना जो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू mg, इतना ही फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से लगवाना हमें, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इसका मतलब है, और हमें पता है कि सपोज ये प्रोटॉन है, उसके ऊपर चार्ज q है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाए तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, QE, राइट। और हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है वो ग्रेविटी की वजह से लगने वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए, और उसके लिए E की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, QE को सिंपली किसके इक्वल करना है, mg के इक्वल करना है। सो E की वैल्यू आ जाएगी आपके पास mg/q। m कितना हमें गिवन है, g हमें कितना गिवन है, और q हमें पता है प्रोटॉन के लिए कितना होता है, ये देखिए। सो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे इस कंडीशन में, हाँ ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻7। और हमें अल्फा की, हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी गिवन है, ये देखिए अल्फा इंटू 10⁻⁻7, और हमारा आंसर आया है 1 इंटू 10⁻⁻7। सो कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ थिन इंसुलेटिंग यूनिफॉर्मली चार्ज रोड इज हिंज्ड अबाउट वन एंड, इट कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन इफ रोड इज इन इक्विलिब्रियम बाय वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन फाइंड E। गिवन डेटा आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। सो इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, ये डायग्राम भी क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। तो आपके पास ये देखो, इस रोड का एक लेफ्ट एंड जो है उसको तो हमने फिक्स कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, और राइट हैंड इसका बिल्कुल फ्री है, राइट। तो ये जो रोड है वो इस तरह से है, और ये आराम से इधर घूम के इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, इधर जा सकती है। वर्टिकल प्लेन में ये आपके पास क्या हो सकती है, रोटेट हो सकती है। और हमें किसी टाइम पे इसको हमने हॉरिजॉन्टल कर रखा है, और हमें ये क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर रोड जो है वो इक्विलिब्रियम में है एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, अगर ये वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी तो सिचुएशन क्या होती है। देखो रोड अगर आपके पास ऐसी है, आप इसका ग्रेविटी जो है वो, इसका ग्रेविटी की वजह से ये रोड नीचे जाएगी, राइट, लेकिन ये नीचे नहीं जा रही है, ये इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब कोई फोर्स है जो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, और वो ऊपर की तरफ खींचने वाला फोर्स कितना है, E है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसका मतलब ग्रेविटी को बैलेंस कर रही है, तभी ये रोड जो है वो इक्विलिब्रियम में है। सो हमें कहा जा रहा है कि अभी जैसा क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसा है कि इस रोड को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की नीड होगी। सो इसका जो ऑप्शंस आपके पास है वो है 1, 2, 3 एंड 4।
ठीक है, वोल्ट पर मीटर में है या फिर न्यूटन पर कूलम में जो है वो आपका आंसर आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो इस सिचुएशन में हम हाँ, आपको न्यूटन पर कूलम में चाहिए इसका आंसर, न्यूटन पर कूलम में ये 4 आपके पास आंसर होने चाहिए। सो क्वेश्चन बहुत आसान है, अभी सेम टू सेम जैसा किया था वैसा है। तो देखो रोड का ये एंड हमारे पास है, इसके बिल्कुल सेंटर पे लगेगा ग्रेविटी एंड दैट विल बी mg, और वर्टिकल जो फोर्स है वो आपके पास कितना लगेगा, अगर इसके पास q चार्ज है तो QE। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना है, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, QE इज इक्वल्स टू mg। अब हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन है, हमें लैम्डा गिवन है, और अगर लैम्डा की यूनिट आप देखें तो कूलम पर मीटर है। इसका मतलब ये जो लैम्डा है ये हमारे पास क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और मैंने आपको बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, टोटल चार्ज गिवन टू द रोड एंड उसकी टोटल लेंथ आपके पास आ जाएगी। सो ये अपन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, Q बाई एल। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, Q चाहिए। सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना है, Q बाई एल होता है। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू एल। तो इस Q की वैल्यू हम रखेंगे लैम्डा इंटू एल, और ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाएगा m, और ये आ जाएगा g। लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 10। लेंथ ऑफ द रोड हमें क्वेश्चन में ऊपर डेटा देख लीजिएगा 1 मीटर गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। मास ऑफ द रोड हमें 2 kg गिवन है, और g की वैल्यू हमारे पास है 10। तो यहाँ से अगर e की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आ जाएगी, 2 न्यूटन पर कूलम, एंड करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे देखिए, 5 पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड, ये इक्वल है ना, इक्वल 5 equal positive charges are placed at vertices of regular hexagon, then net electric field at center is even. Now a negative charge having equal magnitude is placed at 6th vertex and then net electric field is E2. हमें E2 by E1 का रेशियो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। हमारे पास पहली सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन में हमें एक हेक्सागन दिया है, रेगुलर हेक्सागन का मतलब सारी साइड्स इक्वल है, और इसमें 5 वर्टेक्स पे हमें पॉजिटिव चार्ज रखा है। ठीक है, तो मैं रख लेती हूँ यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ओके, ये 5 हमने रख दिया, और इस सिचुएशन में कह रहे हैं कि सेंटर यानी कि O पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम E1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, उसके बाद सेकेंड सिचुएशन में कहा गया है, सेकेंड सिचुएशन में ये बोला गया है कि अब इन्हीं 5 को तो हमने टच भी नहीं किया है, ये 5 तो एज इट इज रहेंगे, तो इनको एज इट इज रख देते हैं, ये लीजिए। और छठा वर्टेक्स जो है सिक्स्थ है, उस पे माइनस Q चार्ज रख दिया जाता है, और अब O पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है E2, और हमें E2 और E1 का रेशियो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आसान भी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया था कि अगर चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे हमेशा 0 आती है। जैसे कि अगर कोई भी ट्राइंगल आप ले लें, अगर यहाँ पर सेम चार्ज रखोगे तीनों जगह तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। एक स्क्वायर अगर ले लिया और चारों साइड पे, चारों कॉर्नर पे हमारे पास सेम चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। पेंटागन अगर ले लिया लेकिन अगर सब पे चार्ज जो है वो सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी, 0। हेक्सागन है तो 0 होगी। तो यूनिफॉर्म जितने भी शेप्स होते हैं उनके सबके सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। अब E1 को ध्यान से समझना, 5 वर्टेक्स के ऊपर जब हम चार्ज रखते हैं तो O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो एक बार इमेजिन कर लो, एक बार इमेजिनेशन में क्या करना है, मान लो यहाँ पर कोई चार्ज होता Q, अगर यहाँ पर 6 वर्टेक्स पे भी चार्ज Q हो जाता तो इस प्रॉपर्टी से O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती, 0 आती। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब ये रेड कलर वाला चार्ज नहीं था तो जो बचे हुए 5 चार्जेस हैं, ये 5 चार्जेस मिलके मान लीजिए वहां पर O पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे, E प्राइम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे। सडनली रेड कलर का अकेला चार्ज आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। क्या इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन 5 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पे आ रही थी, Q रेड वाला जो है वो अकेला उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पे जनरेट कर देता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि Q रेड वाले की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं तो O पॉइंट पे रेड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी, करेक्ट। और ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, E प्राइम ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है
रिमेनिंग 5 चार्जेस की वजह से, इसका मतलब बचे हुए 5 चार्जेस जो हैं इसी O पॉइंट पर इस पीछे की तरफ डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे, E प्राइम। क्योंकि अगर ये सिचुएशन ना होगी तो फिर ये बात गलत हो जाएगी कि इन 6 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। इसका मतलब जब 5 थे तो वो ये ब्लू वाली E प्राइम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे थे। जैसे ही हमने रेड कलर वाला चार्ज रखा, ये अकेला O पॉइंट पे E प्राइम को क्रिएट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि जब 5 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है और उन 5 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो मैग्नीट्यूड में, देखो डायरेक्शन की बात नहीं करूंगी क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड में बचे हुए 5 चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही होगी जितनी छठे चार्ज की वजह से होगी। तो छठा चार्ज अगर कितना है, Q है मान लीजिए, तो O पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो सपोज आपके पास इसकी जो भी डायमेंशन है, मान लीजिए R ले लीजिए, तो हमारे पास तो ये सेंटर से भी हर पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। सबकी डिस्टेंस सेम है, कितनी कितनी है, R है, तो मान लीजिए R ले लेते हैं। सो इवन आपके पास हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। फर्क सिर्फ इतना है कि ये इवन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये रेड वाले चार्ज की वजह से नहीं होनी चाहिए, ये बचे हुए 5 चार्जेस की वजह से होनी चाहिए, और बचे हुए 5 चार्जेस की वजह से इसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है। मतलब ये पॉइंट O है, सपोज ये पॉइंट O है, तो ये जो इवन है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, टुवर्ड्स OA, ये OA होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप OB ले लेते हो तो OB तो सिंगल चार्ज की वजह से, रेड वाले की वजह से आ रही है, हमें बचे हुए 5 चार्जेस की वजह से निकालना है। तो बचे हुए 5 चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही होगी जितनी अकेला रेड वाला चार्ज क्रिएट करेगा मैग्नीट्यूड में। तो मैग्नीट्यूड तो हमने वही लिया है KQ अपॉन R स्क्वायर, सो दैट ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। E2 की सिचुएशन में बोल रहा है कि अब ये जो 5 है इनको तो आपने टच नहीं किया है, तो इनकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी की वैसी आएगी। इसका मतलब ये जो आपने ऊपर निकाली है KQ अपॉन R स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स आपके पास ये आ जाएगा OA। अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो OA डायरेक्शन में ये तो किसकी वजह से है, ये उन 5 प्लस Q चार्जेस की वजह से है जो कि आपने ऊपर निकाला है। लेकिन अब आपने नेगेटिव चार्ज और रख दिया 6 पॉइंट पे, नेगेटिव चार्ज, ये रेड वाला यहाँ पे है नहीं, ध्यान रखना, ये है नहीं, ये हमने इमेजिन किया। अगर ये होता तो उतनी ही फील्ड क्रिएट करता जितनी ये बचे हुए 5 कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या है, माइनस Q चार्ज जो है बचे हुए 5 चार्जेस की वजह से तो आपने निकाल लिया है, और ये जो माइनस Q चार्ज है ये इस O पॉइंट को अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो अगेन आपके पास इस माइनस Q की वजह से, अकेले चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, KQ अपॉन R स्क्वायर आएगी, और बिकॉज उसकी डायरेक्शन भी कौन सी डायरेक्शन में है, OA है, इसलिए ये आपके पास बचे हुए जो 5 चार्जेस हैं उनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड OA डायरेक्शन में, और इस माइनस Q वाले की वजह से भी OA डायरेक्शन में। तो हम डायरेक्टली इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो OA जो डिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन के लिए मैंने लिखा है। सो नाउ हमारे पास आ जाता है E1 की वैल्यू है KQ अपॉन R स्क्वायर, जबकि E2 की वैल्यू आपके पास आई है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस KQ अपॉन R स्क्वायर विच इज 2 KQ अपॉन R स्क्वायर। तो रेशियो हमसे पूछा गया था E2 बाई E1 का, सो दिस रेशियो विल बी 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2। आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइज। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास 3 चार्जेस हैं, कुछ इस तरह से A, B एंड C पॉइंट पे अरेंज्ड है, और इन तीनों चार्जेस को स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। स्ट्रिंग AB है और स्ट्रिंग BC है। दोनों स्ट्रिंग जो है उनकी लेंथ सेम है, D एंड D। तीनों चार्जेस स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि AB स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा और BC स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा उसका रेशो जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले टेंशन बेसिकली क्या होता है कि वहां पे कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे सारे चार्जेस पॉजिटिव है। तो अगर हम AB की बात करें तो AB स्ट्रिंग के अंदर हम जाहिर सी बात है ये देखेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए इसमें जो टेंशन है मान लीजिए वो T है, और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T प्राइम है। तो T बेसिकली होगा क्या, T इस स्ट्रिंग पे लगने वाला टोटल फोर्स होगा। तो यहाँ पे हमें पता है टेंशन हमेशा पेयर में आता है, इसका मतलब ये टेंशन A को अपनी तरफ खींचेगा मान लीजिए इस तरह से, तो ये B को इधर खींचेगा, करेक्ट। उसी तरह से T प्राइम B को इधर खींचेगा और C को T प्राइम इधर खींचेगा। तो हम क्या करेंगे, A पॉइंट पे लगने वाला यहाँ पर टोटल फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। A पॉइंट पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा, अब A पॉइंट पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, A पॉइंट पे फोर्स लगाएगा B पे रखा हुआ 2Q चार्ज और C पे रखा हुआ 4Q चार्ज, दोनों मिलके A पर फोर्स लगाएंगे। तो जो T है बेसिकली AB,
T आपके पास वो होगा, ये नथिंग बट फोर्स ऑन A ड्यू टू चार्ज B एंड C, क्योंकि B और C दोनों ही उसको आपके पास क्या करेंगे, पुश करेंगे या जैसा भी है, राइट। तो टोटल फोर्स हमारे पास ये हो जाएगा। अब बिकॉज हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, इसलिए राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डायरेक्शन पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट होगी। ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये ए पॉइंट को पुश करेंगे, दूर धक्का देंगे, राइट। तो टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज बी एंड सी, तो निकाल लो। ए पॉइंट पे ए का चार्ज है क्यू और बी का चार्ज है क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई डी स्क्वायर प्लस के क्यू 4q अपॉन 2d का स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास यहां पर हो जाता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 3kq स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, या थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। सिमिलरली बीसी के अंदर, बीसी के अंदर क्या करोगे, बीसी के अंदर जो सी पॉइंट है, सी पार्ट पर जो चार्ज है उसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स निकाल लीजिए। तो 4q के ऊपर लगेगा इस बार चार्ज, किसकी किसकी वजह से लगेगा, एक तो बी पॉइंट पे लगा हुआ होगा 2q चार्ज, और C का चार्ज 4q है, और A पॉइंट पे चार्ज आपके पास Q रखा हुआ है, और वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2d हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 9kq स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। सो यहाँ से जाहिर सी बात है हमें क्या चाहिए, TAB अपॉन TBC चाहिए। तो वो वैल्यू देख लीजिए कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, विच इज 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक ग्राफ आपको दिया जा रहा है, और यहाँ पे देखिए वो R और E के बीच में है, और E आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन Q1 एंड Q2। कोई दो चार्जेस रखे हुए हैं इस तरह से Q1 एंड Q2, और उनके बीच में जैसे जैसे आप इस लाइन पे चलते हो, सपोज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी। सो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का कर्व प्लॉट किया गया है, और ये जो R डिस्टेंस है ये Q1 चार्ज से ली गई है। इसका मतलब जहां पर वो Q1 रखा हुआ है वहां इस R की वैल्यू 0 ली गई है, और उसके बाद जैसे जैसे Q2 की तरफ बढ़ रहे हैं इस R की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। सो डिस्टेंस फ्रॉम Q1 लिया गया है। हमें इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इस ग्राफ को देखते हुए। सो Q1 Q2, आपका ऑप्शन क्या है, ए Q1 Q2 बोथ पॉजिटिव, लेकिन Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से कम है। बी ऑप्शन कह रहा है कि दोनों पॉजिटिव है लेकिन Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, एंड Q1 लेस देन Q2 है। और डी ऑप्शन आपके पास है Q1 Q2 बोथ नेगेटिव एंड Q1 लेस देन Q2। इस क्वेश्चन के अंदर ओके, समझते हैं यहाँ पर कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देखिए एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक्सिस आपकी बनी हुई है ये। सो अगर हम ऊपर की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं, राइट, और तो नीचे की वैल्यू आपके पास कैसी लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि कुछ पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव आ रही है, और कुछ पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब पूरे कर्व में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक चीज कह सकते हैं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इससे बहुत चीज पता चलेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो इसका ये मतलब होगा Q1 एंड Q2 जो है बोथ मस्ट बी पॉजिटिव चार्जेस, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए आपके पास अगर Q1 आपके पास यहाँ पे है और Q2 आपके पास यहाँ पे है, एंड इन दोनों के बीच का सेपरेशन है R। मैं यहाँ से शुरू करती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो किसी भी पॉइंट पे जब आप देखेंगे तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी राइट हैंड साइड में, और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से दूर होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। तो किसी भी पॉइंट पर जो इसकी डायरेक्शन है वो दैट डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट फॉर बोथ द चार्जेस। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मान लेते हैं कि शुरुआत में Q1 के हम पास में है, ये पॉइंट जो मैंने लिया है P1 ये Q1 के पास में है। सो यहाँ पर क्या होगा, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो सपोज इसकी वैल्यू आती है 4, और इसी पॉइंट पे क्योंकि Q2 से बहुत ज्यादा दूर हो गए हम, तो मान लीजिए Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कमजोर आ जाती है, और ये कितनी आ जाती है 3। तो ऐसी सिचुएशन में 4 इधर होगा और 3 उधर होगा। सो डिफरेंस जो है वो कितना आ गया, 4 - 3। तो 4 - 3 हम ले लेते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास पॉजिटिव मिल जाती है। लेकिन यही पॉइंट अगर आप P2 पे ले लेते हैं तो P2 पे भी Q2 की वजह से तो इधर होगा और Q1 की वजह से इधर होगा, मान लीजिए, राइट। मैंने थोड़ा सा उल्टा ले लिया है, यहाँ पे 4 जो है वो Q2 की वजह से होना चाहिए।
ये Q2 की वजह से होना चाहिए और ये Q1 की वजह से होना चाहिए। ठीक है, सो हमारे सॉरी जस्ट होल्ड ऑन यार, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक पॉइंट लेती हूँ P1 और एक पॉइंट लेती हूँ P2, है ना। एक मैंने पॉइंट लिया है Q1 के पास, एक मैंने पॉइंट लिया है Q2 के पास, थोड़ा यहाँ ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो इस P पर दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, क्योंकि P1 जो है वो Q1 के नजदीक है, तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा ले लेते हैं, तो EQ1 मान लीजिए 4 हो गया। और इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 चार्ज, Q2 से बहुत दूर आ गए हैं अपन, बहुत दूर, जैसे जैसे दूर ही बढ़ती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाती है। तो सपोज ये वैल्यू हम ले लेते हैं 3, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी आ जाती है 4 - 3 विच इज इक्वल टू +1। लेकिन अगर P2 पे बात करेंगे तो P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, अब Q1 से बहुत दूर आ चुके हो, Q1 से बहुत दूर आ जाओगे तो अब ये वैल्यू मान लीजिए कितनी ले लेते हो अपन 3, और Q2 के बहुत नजदीक है, Q2 के बहुत नजदीक है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड शार्प होगी, तेज होगी, तो वो मान लीजिए 4। इस सिचुएशन में आपके पास आंसर कितना आ रहा है 3 - 4 इज इक्वल टू -1। तो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो +1 से -1 में जा रही है, मतलब चेंजिंग द डायरेक्शन। लेकिन अगर आपने Q1 Q2 जो है उन दोनों को एक पॉजिटिव ले लिया और एक नेगेटिव ले लिया, तो क्या ये सिचुएशन कभी होगी? नहीं, क्योंकि तब आपका P1 यहाँ पे है और आपका P2 यहाँ पे है। सो P1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q1 की वजह से होगी इधर अवे फ्रॉम द चार्ज, और Q2 की वजह से भी होगी इधर टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मिलके हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, चाहे आप P1 पे निकालिए चाहे आप P2 पे निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इसलिए हमें बस इतना पता है कि Q1 और Q2 या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर Q2 जो है दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। तो दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव देखते हैं कौन से ऑप्शन में। ऑप्शन ए में है बोथ पॉजिटिव, ऑप्शन डी में है बोथ नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 को हम यहाँ पे ले लेते हैं। हाँ अच्छा, अभी हम देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि E1 की वैल्यू, करेक्ट। E का ग्राफ देखिए, Q1 के पास में ये हमें लेना है, वर्टिकल डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, ऊपर की डायरेक्शन में क्या है E पॉजिटिव, तो E की वैल्यू आपके पास आ रही है पॉजिटिव, किसके पास में, नियर Q1। Q1 के पास में E1 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ Q1 के पास में यानी P1 पॉइंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा, K Q1/R1², और ये आपके पास आ रहा है पॉजिटिव। इस हमें पता है K तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव होगा, R1 का स्क्वायर भी हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि Q1 का भी पॉजिटिव होना कंपल्सरी है। इसका ये मतलब हो जाता है कि Q1 तो पॉजिटिव रहेगा, और Q1 अगर पॉजिटिव रहेगा तो Q2 को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम होना चाहिए। इसलिए आपके पास डी ऑप्शन नहीं हो सकता, आपके पास ए ऑप्शन होगा। बी और सी तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, सो आपको आगे चेक करना ही नहीं है। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हैं, अच्छा हाँ Q1 Q2 बहुत पॉजिटिव, यस बी भी हो सकता है, देखिए बी भी आपके पास हो सकता है। सो अभी हमारे पास सिर्फ इतना पता चला है कि Q1 और Q2 जो है दोनों का साइन पॉजिटिव होगा। सो आधा काम हमारा हो चुका है, तो A एंड B में से कुछ हो सकता है। तो अब हमें ये वाला चेक करना है और ये वाला चेक करना है। अब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है इस जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रही है, जीरो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो हो रही है, ये पॉइंट किसके ज्यादा नजदीक है, Q1 के ज्यादा नजदीक है, और Q2 से ज्यादा दूर है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पे Q1 है आपका, यहाँ पे Q2 है, और इस पूरी एक्सिस पे दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, और वो आपकी जीरो हो रही है सपोज P1 पॉइंट पे, और P1 पॉइंट जो है वो Q1 के नजदीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने का मतलब है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, दोनों बराबर हो रहा है मैग्नीट्यूड वाइज। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे कि Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर बिल्कुल इक्वल हो रही है, जबकि ये पॉइंट Q2 से इतना ज्यादा दूर है। आप सोचिए Q2 से ये P1 पॉइंट कितना ज्यादा दूर है, यहाँ तक आते आते Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड घट जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो घटी नहीं है, वो अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि Q1 के बहुत पास वाले हिस्से पर
और Q1 के बहुत पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन जो Q2 है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इतने दूर हिस्से पर भी, मतलब P1 पॉइंट पे Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसकी स्ट्रेंथ अभी भी इतनी अच्छी खासी है कि वो Q1 की स्ट्रेंथ को जीरो कर रही है। इसका मतलब Q1 जो है वो आपके पास मैग्नीट्यूड वाइज Q2 से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर Q2 ज्यादा होगा तभी वो इतनी दूर जाने पर भी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड दे पा रहा है जो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर रहा है। इसका मतलब Q2 क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और Q1 आपके पास कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए, क्योंकि वीक पॉइंट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो अच्छी खासी आएगी, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट से दूर भी आ जाओगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी खासी हो जाएगी। सो Q1 मस्ट बी लेस देन Q2, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, full stop. Three equal charges capital Q are placed at vertices of triangle. The system of four charges will be in equilibrium if small q is equal to. कहना ये चाह रहा है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये देखिए, और उसके सेंट्रोइड पे एक चार्ज है स्मॉल q, और उसके वर्टेक्स पे तीन चार्जेस हैं कैपिटल Q, और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम रहेगा अगर स्मॉल q की वैल्यू जो है वो इन चार ऑप्शंस में से किसके बराबर होगी। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको एक बार करवाया था और मैंने आपको बताया था उस कंडीशन में कि जब आपको स्मॉल q की वैल्यू कैपिटल Q के टर्म में निकालनी हो तो आपको जो फोर्स बैलेंस करवाना है वो इस छोटे वाले q पर नहीं करवाना है। क्यों, क्योंकि अगर आप इन तीनों का फोर्स ऐड करके जीरो करोगे तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। सो आप क्या करिए, इन जो तीन कॉर्नर्स पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब होता है हर चार्ज अलग अलग से इक्विलिब्रियम में है, तो इन तीन में से कोई सा भी चार्ज आप ले लो कैपिटल Q, और उस कैपिटल Q पर बचे हुए तीन चार्जेस की वजह से नेट फोर्स निकालो और उस फोर्स को जीरो करना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, और सपोज इसकी साइड लेंथ हम कितनी लेके चल रहे हैं, a, तो मैं ये जो ऊपर वाला चार्ज है a पॉइंट पे, इसके ऊपर हम फोर्स को जो है ए चार्ज जो है उसके ऊपर फोर्स को हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे, बैलेंस करेंगे, और फिर रिलेशन हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन करवाया था, मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड लेंथ ए है तो उसके सेंट्रोइड से जो वर्टेक्स की डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस सपोज आर है, तो दिस आर इज गिवन बाय a/√3। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ट्राइंगल जो है उसकी साइड लेंथ अगर a है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसके वर्टेक्स और उसके सेंट्रोइड के जो बीच की डिस्टेंस होगी दैट विल बी गिवन बाय a√3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैपिटल Q पर चार्ज निकालते हैं। देखो यहां पर आपको कंपोनेंट करना पड़ेगा, ये इस पॉइंट पे सबसे पहले इस Q की वजह से और इस Q की वजह से चार्ज निकालते हैं। ओके, सो जो ये वाला Q होगा वो इस Q को पुल करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। सो दिस इज F1, अगर इसको फर्स्ट चार्ज बोल देते हैं और इसको सेकंड नंबर का चार्ज बोल देते हैं तो इसकी वजह से जाएगा यहाँ पे F2, और F1 F2 की वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ F2, और वो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है A है और ये भी डिस्टेंस आपके पास A है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो आपके पास यहाँ पर हमें साफ साफ पता है कि वो ऑपोजिट आ रही है, और ये जो सेंट्रोइड पे Q रखा हुआ है, राइट, अब इसकी वजह से फोर्स करते हैं तो ये इन दोनों को तो इसने रिपल्शन यहाँ पर दिया हुआ है, करेक्ट। अब हमें ये चीज अच्छे से पता है कि इसकी वजह से जो चार्ज है वो जाहिर सी बात है, क्या अगर ये स्मॉल q पॉजिटिव हुआ, अगर ये स्मॉल q पॉजिटिव हो रहा है तो इन दोनों की वजह से फोर्स जो है वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जो फोर्स चला जाएगा वो कभी भी F1 F2 को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें इतना पता चल गया Q मस्ट बी नेगेटिव। Q कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर आपको समझ में नहीं आता ये चीज की नेगेटिव होना है तो भी कोई टेंशन नहीं है, तो भी आप बाद में इक्वेशन लिखो के जीरो करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। सो Q आपके पास अगर नेगेटिव होगा तो इसका फोर्स किधर लगेगा, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसे मैं बोल देती हूँ F3। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर फोर्सेस बैलेंस करने हैं। तो देखो हमारे पास जो ये एंगल है ये 60 था, तो ये भी हमारे पास 60 हो जाएगा। सो ये एंगल, अगर मैं यहाँ पर देखो ये एंगल करती हूँ तो इस डायरेक्शन में, और ये हमारे पास वाई डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो इफ दिस इज एंगल, ये एंगल 30 हो जाएगा, ये भी आपके पास 30 हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल 60 होना है, राइट। तो अगर ये एंगल 30 है हमारे पास तो ये सारे एंगल जो है वो कितने कितने हो जाएंगे, 30। सो दिस विल बी 30,
एंड दिस विल बी 30। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये 30 हमारे पास, हाँ ये बिल्कुल सही है, 30 30 हो जाएंगे हमारे पास। ऐसी सिचुएशन में यहाँ क्या आ जाएगा, f1 cos 30 और इधर क्या आ जाएगा f2 cos 30 और ये आपके पास आ जाएगा f1 sin 30 और इसी डायरेक्शन में आ जाएगा f2 sin 30, करेक्ट। और नीचे आपके पास f3 है। तो बैलेंस करो, बैलेंस कैसे हो रहे हैं देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो f1 का मैग्नीट्यूड और f2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये f1 cos 30 विल बी कैंसल आउट बाय दिस f2 cos 30, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स से हमें कुछ नहीं मिला। अब वर्टिकल देखते हैं, सो वर्टिकल आपके पास ये ऐड होगा f1 sin 30 प्लस f2 sin 30, तो f1 f2 बिकॉज इक्वल है तो इसको डायरेक्टली लिख लो 2f1 sin 30। मैंने f1 को और f2 को इक्वल कर लिया है, तो इस f2 की जगह भी f1 रखेंगे तो 2f1 sin 30 आ जाएगा एंड दैट विल बी बैलेंस्ड बाय f3, क्योंकि f3 बिल्कुल नीचे जा रहा है। सो ट्वाइस ऑफ f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, sin 30 कितना हो जाएगा 1/2 और f3 वैल्यू क्या क्या है, कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में, और डिस्टेंस हमारे पास कितनी है a/√3 एंड इसका स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करके आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। हमें पता है कि Q की वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड वाइज अपन सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर। ये आपके पास आ जाएगा Q की वैल्यू कैपिटल Q/√3, बट क्योंकि Q नेगेटिव होना चाहिए इसलिए आपको खुद से क्या लगा देना है, माइनस साइन यहाँ पे लगा देना है। सो इस तरह से हमारे पास ये जो इसका आंसर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, -Q/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास इस तरह से डायग्राम है। यहाँ पे एक आपको सेमी इनफाइनाइट रोड गिवन है, दिस इज सेमी इनफाइनाइट रोड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ये इन्फिनिटी तक जा रही है, लेकिन सेमी का मतलब होता है एक डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाना और दूसरे डायरेक्शन में फाइनाइट होना। तो यह जो रोड ए बी है उसका बी पॉइंट इन्फिनिटी पे जाके खत्म हो रहा है और ए पॉइंट यहाँ पे फाइनाइट पॉइंट पे है। ए के बिल्कुल ठीक नीचे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है और हमें पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन जो है बतानी है। तो उसके लिए 4 ऑप्शन आपके पास, देख लीजिए। मैग्नीट्यूड दे रखा आपको, फिर ए बी जो लाइन है उससे एंगल दे रखा है कि 45 पे है, 45 पे 45 या फिर परपेंडिकुलर। सो ये जो क्वेश्चन है वो रोड का है और रोड के मैंने बहुत सारे आपको मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए थे और कुछ क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। सो आप चाहते हैं तो देखो इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, डेरिवेशन या फिर फॉर्मूला वाइज। मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, मैंने आपको कहा था कि जब भी हम रोड लेते हैं तो उसके 2 कंपोनेंट आते हैं एक्स और वाई, लेकिन डिपेंड करता है एक्स और वाई के लिए कि रोड हॉरिजॉन्टल रखी हुई है या वर्टिकल रखी हुई है। इसलिए हम एक्स और वाई की बजाय हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट ले लेते हैं E1, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा k λ/r cos θ2 माइनस cos θ1, और एक आपके पास कंपोनेंट हो जाएगा k λ/r sin θ1 या sin θ2 प्लस sin θ1। ये x और y दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि रोड हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। ये भी x और y दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि रोड हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। तो इससे हमें मैग्नीट्यूड पहले पता चल जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है, अगर ये x में हुआ तो ये y में होगा और अगर ये y में हुआ तो ये x में होगा। अब यहाँ पर θ1 θ2 की वैल्यू क्या है, तो देखो रोड के लिए अपन ने ऐसी सिचुएशन ली थी, ये P था हमारा, करेक्ट। रोड के हम एंड पॉइंट को मिलाते हैं और P से परपेंडिकुलर डालते हैं, एक एंड वाला एंगल θ1 बनता है और एक एंड वाला हमारे पास θ2 बनता है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है, ये P पॉइंट यहाँ पे है, देखो तो यहाँ से हमने मिलाया तो इस लाइन से ये सेकेंड एंड जो है यही लाइन आपकी बनेगी परपेंडिकुलर और यही लाइन आपकी बनेगी सेकेंड एंड से मिलाने वाली राइट। यानी कि अगर इस लाइन को मैं यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करती जाती हूँ तो एंड पॉइंट पे, अगर P पॉइंट मेरा यहाँ पे होता तो आप इसी को मिलाते और इसी से एंगल लेते, तो ये जो θ2 है वो तो कितना हो जाएगा 0। θ2 0 होने का मतलब है ये एंड पॉइंट शिफ्ट होते 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 देखो ये और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आना। तो θ2 आपका कितना हो जाता है 0। और इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाओ तो देखो θ1 और बढ़ गया, और आगे लेके जाओ तो और बढ़ गया, इन्फिनिटी पे जाओगे तो पैरेलल हो जाएगा, दोनों लाइनें पैरेलल, और उस कंडीशन में θ1 जो है वो कितना हो जाएगा π/2। तो θ1 आपका कितना हो जाता है π/2। बस ये दो वैल्यूज जो है आपको E1 E2 में रखनी है। सो E1 आपका हो जाएगा k λ/r cos θ2, θ2 आपका कितना है 0 है, राइट। तो cos 0 कितना, ये हो जाएगा cos 0 विच इज 1
माइनस θ1 क्या है π/2, तो cos θ1 π/2 होने का मतलब 0। सिमिलरली E2 आपका क्या है k λ/r sin θ2 कितना है 0, तो ये हो जाएगा sin 0 प्लस sin π/2, तो π/2 कितना हो जाएगा 1। तो आपको जो E1 है वो भी मिल रहा है k λ/r और E2 आपको मिल रहा है वो भी मिल रहा है k λ/r। अब आपकी जो मर्जी हो x और y में एक बार के लिए देख लीजिए, सपोज ये x में ले लेते हैं, ये y में ले लेते हैं, तो आपके पास मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो √2 टाइम्स k λ/r हो जाएगा। k की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो वो आ जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो ये तो देखो E का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन अभी निकाल लेंगे, तो मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा हमारे पास जा रहा है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है क्योंकि r का स्क्वायर दे रखा है, ऑप्शन सी और डी दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन सी और डी में ये वाला मैग्नीट्यूड भी वही है जो हमें मिल रहा है और ये वाला मैग्नीट्यूड भी, इसलिए हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। अब डायरेक्शन निकालने के लिए देखो क्या करना है, रोड आपके पास इस तरह से है, करेक्ट, और पी पॉइंट आपका यहाँ पे है। आपको क्या करना है, एक छोटा सा सेक्शन लेना है, एक छोटा सा सेक्शन लेना है, डायरेक्शन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। देखो इस छोटे से सेक्शन पे चार्ज कितना है dq, तो इस dq की वजह से p पॉइंट पे अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, तो आप बोलोगे कि सीधा मिला दो, सीधा मिला के बिल्कुल आगे चले जाओ और वो आपके पास डीई की डायरेक्शन में होगी, करेक्ट, एंड दिस इज एंगल थीटा। तो आपको क्या करना है, इस डॉटेड लाइन को आगे की तरफ बढ़ाना है। इसका मतलब ये जो डीई है इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आपके पास जाएगा एक्स कंपोनेंट और एक आपके पास आ जाएगा -y डायरेक्शन में। ये डीई जो है इसका एक कंपोनेंट एक्स में जाएगा और एक आपके पास -y में आ जाएगा। अब हमारे पास जो ए बी डायरेक्शन है वो है ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमें उससे एंगल की बात करनी है, हमें क्या करना है, उससे एंगल की बात करनी है। अब ये जो थीटा है, तो जो डीई की डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो आप क्या कहाँ पे लेंगे, हमें ए बी से एंगल पूछा गया है और ए बी लाइन किसके पैरेलल है, ए बी लाइन है आपके, ये देखो अगर मैं इस लाइन को बढ़ाती हूँ तो ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, यानी एंगल आपको एक्स से लेना है। सो आप क्या करेंगे, सपोज दिस इज एंगल थीटा, हमारे पास ये आ जाता है, मैं अगर इस एंगल को बोलूं फाई, क्योंकि मुझे एंगल एक्स से चाहिए, तो ये tan फाई कितना हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा, यहां से आपके पास ये डायरेक्शन y है और ये डायरेक्शन x है, दिस इज x कंपोनेंट एंड दिस इज y कंपोनेंट। तो tan थीटा आपके पास क्या हो रहा है, देखो y/x हो रहा है, tan फाई जो है आपके पास कितना हो रहा है, y/x हो रहा है, यानी कि EY/EX। और आपके पास यहाँ पे EY की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, k λ/r, EX भी हमें कितना मिला था, k λ/r, तो दोनों का जो रेशियो है वो कितना हो जाता है आपके पास 1। इसका मतलब tan फाई की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, tan फाई इज नथिंग बट EY/EX। ये एंगल जो है, दिस फाई इज फ्रॉम एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन से बना हुआ एंगल आपने लिया है, तो ये आपके पास आ जाएगा k λ/r और ये हो जाएगा k λ/r दैट इज 1, और tan थीटा 1 होता है तो एंगल कितना होता है 45 डिग्री, और ये 45 एक्स एक्सिस से बना है और एक्स एक्सिस हमारा किस में है, एक्स एक्सिस हमारा ए बी डायरेक्शन में है, सो एंगल 45 विद ए बी। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह से आपको डायरेक्शन चेक करनी होती है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, देखो इस तरह से आपको एक रोड दी है, ये पॉजिटिवली चार्ज है रोड पूरी यूनिफॉर्मली, और P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, सिर्फ डायरेक्शन बतानी है। ये एंगल 30 दिया है, ये 90 दिया है, तो जाहिर सी बात है आपका ये एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं इस यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लेना है, आपको यही तरीका आजमाना है, ध्यान रखना, ये DQ एलिमेंट है, इसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो क्या करेंगे, सीधा इसको मिला देंगे एंड सपोज आपके पास ये जा रहा है D, ये जा रहा है D, तो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा जो कि आपका EX आएगा, एक इस डायरेक्शन में होगा जो कि आपको EY आएगा, और बिकॉज आपको x एक्सिस से एंगल चाहिए, ध्यान रखना आपको x एक्सिस से एंगल चाहिए, तो आप इस एंगल को मान लीजिए थीटा, तो अब आपके पास जो tan थीटा है वो कितना हो जाएगा, EY/EX हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, EY/X हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये टेंशन लेने की जरूरत है कि साइन वाले को हम कौन सा माने और कॉस वाले को हम कौन सा माने, क्योंकि इसमें दिक्कत हो गई आपको, बिल्कुल दिक्कत होने वाली बात है, लेकिन ये बहुत ही इस चीजों के अंदर आपको क्या करना है,
EY और EX दोनों की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। सो आपके पास जो फॉर्मूले हैं हम जानते हैं। एक फॉर्मूला देखो इस सिचुएशन में क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में इस P पॉइंट पे सबसे पहले आपको ये करना है, यहाँ पर आपने DQ एलिमेंट लिया है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप DQ एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, ये अपने पास जाएगा DE और इसके दो कंपोनेंट होंगे। दिस एंगल इज थीटा, सपोज ये एंगल आपके पास थीटा है और यहाँ पर ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। हमें टेन थीटा की वैल्यू लेनी है। अब सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आप जब यहाँ पर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा DE cos थीटा, राइट, और ये आपके पास आ जाएगा DE sin थीटा। मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ इस चीज की। आपका x डायरेक्शन में कौन आया है, DE cos थीटा, और हमें पता है कि जो x कंपोनेंट होता है वो इंटीग्रेशन DE cos थीटा होगा, राइट, cos का इंटीग्रेशन। और हमेशा ध्यान रखना cos का इंटीग्रेशन में क्या आता है, साइन थीटा आता है। इसलिए जो आपको k लैम्डा बाय r साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 मिला है वो इस बार क्या होगा, आपका x कंपोनेंट होगा। सिमिलरली जो EY है वो आप में क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन DE साइन थीटा, और जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो cos में आएगा। इसलिए जो cos वाला फॉर्मूला है जो कि कितना था, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, वो आपको क्या मिलेगा, y कंपोनेंट मिलेगा। और जो tan थीटा आपको लेना है वो कितना हो जाएगा, EY अपॉन EX, क्योंकि जो थीटा है वो आपने x डायरेक्शन से माना है। सो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ये थीटा 1 और थीटा 2 हमें लेना है। तो थीटा 1 थीटा 2 कैसे लेंगे, थीटा 1 होता है दोनों एंड के बीच में एंगल। तो आपके पास रोड इस तरह से थी, देखो यहाँ पर बना रही हूँ, ये P पॉइंट है, तो सपोज यहाँ पे है थीटा 1 तो आपका 0 आ जाएगा। और दूसरा एंड ये रहा, दूसरे एंड से जब आप मिलाओगे तो P पॉइंट का ये एंगल आपका थीटा 2 होगा। और हमें ये एंगल 30 गिवन है, ये 90 गिवन है, तो ये एंगल कितना बना, 60। तो थीटा 2 आपका कितना हो जाएगा, 60। तो ध्यान रखिएगा थीटा 1 हमारा है 0 एंड थीटा 2 हमारा कितना है, 60। तो EY कितना हो जाएगा, EY हमारा हो जाएगा k लैम्डा बाय r cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 डिवाइडेड बाय k लैम्डा बाय r साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। ये देखिए, सो k लैम्डा बाय r से k लैम्डा बाय r कैंसिल आउट हो जाएगा। cos 60 कितना होता है हमारे पास, 1/2 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास cos 0 कितना होता है, 1, और ये कितना होता है 1/2। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1/2 -1 हो जाएगा। ये 1/2 -1 ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास कितना है साइन, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो √3/2 आ जाएगा साइन 60 और ये आ जाएगा साइन 0 0। 1/2 -1 का मैग्नीट्यूड कितना होता है, -1/2 आएगा। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रही हूँ, सो 1/2 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है, तो थीटा कितना होता है, 30 डिग्री होता है। सो आपको 30 डिग्री मिलेगा और कौन सी एक्सिस से मिलेगा, फ्रॉम x एक्सिस से 30 डिग्री पे मिले। हमें नेगेटिव मिला है, उसका रीजन समझाती हूँ। ये देखो हमने यहाँ पे cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 लिखा और साथ में क्या लगता है आपके पास, j कैप लगता है। आई टोल्ड यू वन थिंग कि जब आपके पास रोड होती है, क्योंकि ये जो थीटा 2 माइनस थीटा 1 वाला फॉर्मूला था वो हमने हॉरिजॉन्टल रोड लेके किया था। ये जो डेरिवेशन हमने किया था वो हॉरिजॉन्टल लेके किया था, और इस सिचुएशन में हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल रोड रखी हुई है, इसलिए हमारे पास जो माइनस है एक्स्ट्रा आया है। तो वो जब डायरेक्शन में आपको देखना होता है तो यहाँ पर आप कैसे लेंगे, अब आप इस माइनस को माइनस मत समझिएगा, आप यहाँ पर रोड इस तरह से रखा है P पॉइंट पर, साफ साफ पता चल रहा था कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एक हमारा EX आ रहा है वो भी पॉजिटिव में जा रहा है, और जो EY है वो भी हमारा पॉजिटिव में आना चाहिए। इसका मतलब जो ये फॉर्मूला था EY, इसमें cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 की बजाय cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हमें करना है, लेकिन डायग्राम में आप इस तरह से ड्रॉ करके उसको पॉजिटिव में लेके आ जाइएगा। सो थीटा 30 डिग्री है फ्रॉम x एक्सिस, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस। ये इसकी जो डायरेक्शन है, दैट आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, हम गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस तो जितने करें उतने कम है,
अब हमारे पास कितने क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस जो है वो हमें खूब सारी करनी रहती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि HC वर्मा के जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी कंप्लीट कर लें। वो सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि क्लासेस में उतना कवर नहीं हो पाता है, बट फिर भी हमने काफ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। 2-4 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में और आपको करवा दूंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।